नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपसे नवाचारों पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमें विभिन्न राज्यों के शिक्षकों द्वारा ही प्राप्त हुए और इसीलिए हम इन नवाचारों को जब हम डिस्कशन करते हैं, आपसे चर्चा परिचर्चा करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नवाचारों में से एक भी नवाचार हमारा या मेरे जैसे किसी व्यक्ति का जो श्री अरविंदो सोसाइटी से संबंधित है उनका दिया हुआ नहीं है। ये सारे के सारे नवाचार आप जैसे ही शिक्षकों के दिए हुए हैं। हमने विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के साथ सेशन किया। मतलब अगर मैं आपसे अभी आंकड़ा बताऊं तो लगभग हमने 25 लाख टीचर्स के साथ सेशन किया और उनसे हमने उनके इनोवेटिव आइडियाज लिए, उनके नवाचार लिए और उन नवाचारों की हमने विभिन्न राज्यों की नवाचार पुस्तिका प्रस्तुत की, जो लगभग इस तरीके से है। और इन नवाचार पुस्तिकाओं को हमने जो इनकी टैग लाइन है हमने वो दी, एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा। क्यों शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा? इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि नवाचारों में से एक भी नवाचार मेरे या मेरे जैसे किसी व्यक्ति से के जो श्री अरविंदो सोसाइटी से संबंधित हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया हुआ। तो ये सारे के सारे नवाचार आप जैसे शिक्षकों के ही दिए हुए हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा। तो आइए नवाचारों की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम नवाचार आपसे डिस्कस कर रहे होंगे कि वो नवाचार कौन से हैं जो हमें प्राप्त हुए। हम एक एक करके कुछ नवाचार आपसे रोज डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में इस वक्त जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो है अंडमान एंड निकोबार के इनोवेटिव आइडियाज, जो कि अंडमान और निकोबार के टीचर्स द्वारा हमें दिए गए हैं। वो आइडियाज जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम विभिन्न स्टेट्स उठा रहे हैं, विभिन्न राज्य उठा रहे हैं और एक एक कर उन राज्यों की नवाचार पुस्तिका हम आपसे चर्चा डिस्कस करते जा रहे हैं या फिर हम आपसे चर्चा परिचर्चा में उन्हें सम्मिलित करते जा रहे हैं। आज हम ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार की केस स्टडी न्यू एज टीचिंग टेक्निक या अभिनव शिक्षण तकनीक आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक, क्यों आए नवाचार? आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अभिनव शिक्षण तकनीक है क्या। नाम से ही समझ में आता है, अभिनव मतलब नए तरीके से, शिक्षण मतलब सिखाने की, पढ़ाने की तकनीक, मतलब ऐसी तकनीक जो नवीन हो, नई हो, जिससे बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। हम सब जानते हैं कि रोज रोज जब वही काम हम कर रहे होते हैं, वही खाना खा रहे होते हैं, मैं इसका उदाहरण ऑलरेडी ले चुका हूं कि किस तरीके से हम जब अपना फेवरेट काम रोज रोज करते हैं तो हम उससे बोरियत महसूस करने लगते हैं। कोई भी काम हो जब आप लगातार उसको करते हैं, कोई भी खाना हो जो आपको बहुत पसंद हो और लगातार आप उसको खा रहे हो, तो आपका मन धीरे धीरे उससे उकताने लगता है, आप बोर होने लगते हैं, उगने लगता है। बच्चों के साथ भी तो यही होता है। रोज वो विद्यालय आते हैं, मैथ, प्रेयर की, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, घर जाओ, होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, उसके बाद सो जाओ, फिर सुबह आओ तो फिर सेम रूटीन। कुछ नया कहाँ है? और शिक्षक के साथ भी वही है, सेम रूटीन इतने सालों से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से फॉलो करते जा रहे हैं। टीचर ने कहा सर अब तो ये स्थिति आ गई कि हमें पूरा सिलेबस रट सा गया है। हम विद्यालय जाते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें कुछ नया करने को मिलता ही नहीं, कुछ नया कहाँ है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नई तकनीकें इजाद की जाएं, नए तरीके अपनाए जाएं, जिससे विद्यार्थियों का मन शिक्षा के प्रति और आकर्षित किया जाए, उन्हें बेहतर तरीके से समझाया जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य तो तभी पूरा होता है जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही शिक्षण से समृद्ध हों, जब दोनों को ही शिक्षा में रुझान आए, दोनों को ही शिक्षा में आनंद आए, दोनों पठन पाठन की जो ये प्रक्रिया है इसमें उत्साहित हों और उत्साह पूर्वक सम्मिलित हों। जब बच्चे उत्साह पूर्वक सम्मिलित होते हैं, जब शिक्षक पढ़ाते हुए उत्साहित होते हैं, उन्हें पढ़ाने में आनंद आ रहा होता है,
बच्चों को पढ़ने में आनंद आ रहा होता है, तो निश्चित ही शिक्षा बेहतर होती है। और ऐसी प्राप्त की गई शिक्षा लंबे समय तक चलती है, और ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जहां बच्चा स्वयं करके सीखता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे हिस्ट्री कई लोगों को पसंद नहीं होती, इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है, जो घटनाक्रम है, उनको रटने, उनको पढ़ने, उनको समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए जब मैं स्कूल में था तब हमारे टाइम पे एक कहावत लोग कहते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। तो लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्यों उन्हें समझ में नहीं आता, या क्यों हम ये कहते हैं कि रात में रटी और सुबह सफा, क्यों? क्योंकि हम रटते हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर हम उसे उतार लें अपने अंदर, तो फिर हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब हम रटेंगे नहीं तो हम बोलेंगे भी नहीं। क्योंकि बोलते तो आप तब हैं जब आप रटते हैं, जब आप समझ लेते हैं, उसे अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही हिस्ट्री के पाठों को अगर हम रोल प्ले के माध्यम से, ड्रामे आदि के माध्यम से अगर उनको विद्यालय में ही बच्चों को करा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि बड़ी आसानी से बच्चे समझ जाएंगे? उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो आप कोई पिक्चर के जो सीन होते हैं वो रटते हैं क्या, या मूवी की स्टोरी रटने बैठते हैं क्या? नहीं। आपने एक बार मूवी देखी और पूरी स्टोरी आपको याद हो जाती है। क्यों? कि आपने उसको रोल प्ले कर दिया, आपने उसको सामने होता हुआ देख लिया, उस स्थिति में आप खुद घुस गए, तो आपको सारी स्टोरी अपने आप याद हो जाती है। बच्चों के साथ भी अगर यही हिस्ट्री के टॉपिक को अगर हम रिलेट करा दें, याद करा दें बच्चों को, तो या रोल प्ले करा दें, तो हमें याद कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप रोल प्ले के माध्यम से खुद ही बच्चों को याद करा सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ याद करा सकते हैं, तो मेरा मतलब है खुद बच्चों को ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, और उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी अधिक मेहनत करने की। सिमिलरली, अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से करके बच्चे कुछ सीखते हैं, बाहर एक्टिविटीज के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से कोई भी विषय वस्तु सीखते हैं, तो यकीन मानिए उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये जो लर्निंग होगी, ये जो शिक्षा होगी, ये मजबूत होगी, ठोस होगी, कॉन्क्रीट होगी, और लंबे समय तक चलेगी। इसी सोच के तहत हमारे अंडमान निकोबार के शिक्षकों ने एक केस स्टडी दी, न्यू एज टीचिंग टेक्निक, जिसके तहत हमने 6 नवाचार शामिल किए, और वो 6 के 6 नवाचार आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू एज टीचिंग टेक्निक, अभिनव शिक्षण तकनीक, लगभग आपको देश के, हमारे जो भी प्रदेश के विभिन्न नवाचार पुस्तिका हैं, आपको लगभग हर एक पुस्तक में ये अभिनव शिक्षण तकनीक मिलेगी। क्योंकि शिक्षक स्वयं जानता है कि वो टाइम गया जब शिक्षक क्लास में आते थे, बोर्ड में लिखना चालू किया, या किताब ली, उसे पढ़ा, या बच्चों ने समझ लिया, क्वेश्चन के आंसर उतार लिए और बच्चों ने रट लिए। वो समय अब जा चुका है, और ये बात आप शिक्षक भी भली भांति समझते हैं। और हम सब जानते हैं कि अब बच्चा जब उसके पास इतने सारे ऑप्शन है, तो क्लास में बैठ करके जबरन पढ़ नहीं सकता। अब हमें कुछ नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे, जिससे बच्चे को सम्मिलित किया जा सके शिक्षा पे। और ये जो पाठन की प्रक्रिया है इसमें, और इसी के तहत आज जैसे मैंने कहा, हम अंडमान एंड निकोबार के 6 इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। मैं शिक्षकों के नाम आपके सामने बता देता हूँ, वो कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। पहले शिक्षक हैं के मैमुना जी हैं, जो कि जीपीएस सुमति विद्या मंदिर से हैं, सीतानगर अंडमान से। इसके अतिरिक्त गुलनसीन बेगम मैम है, जो कि गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलिरंदर अंडमान से हैं। इसके अलावा ईएम अब्दुल सर जी हैं, जो कि करमतंग अंडमान से हैं। इसके अलावा अर्चना देवी मैम है, जो कि नींबूताला अंडमान से हैं। इसके अतिरिक्त के बशीर बानू जी हैं, जो कि पद्मनाभपुरम अंडमान से हैं। इसके अतिरिक्त प्रीतिलाल मैम है, जो कि साउथ अंडमान से हैं। इसके अतिरिक्त सोनी सोलोमन मैम है,
जो कि पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान से हैं। फिर एल इलाया राजा जी हैं जो कि गोविंद नगर ग्रेटर निकोबार से हैं। अनुभा समंदर मैम हैं जो कि कालीघाट अंडमान से हैं। इसके अलावा जयलक्ष्मी मैम नॉर्थ अंडमान से। डी अरुणा मैम मयाबंदर अंडमान से। गौरी चक्रवर्ती मैम जो कि मधुपुर अंडमान से हैं। और इसके अलावा समरदास सर हैं जो कि आमकुंज मिडिल अंडमान से हैं। तो ये शिक्षक हैं जिन्होंने ये इनोवेटिव आइडियाज दिए जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ। पहला इनोवेटिव आइडिया जो हम डिस्कस करेंगे वो है जेब में खजाना। क्या है जेब में खजाना? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको हिडन ट्रेजर या खजाने ढूंढने में या खजाने बहुत पसंद है। हर किसी को अगर कोई छुपी हुई चीज, हिडन चीज मिलती है तो बहुत पसंद आती है। टीचर ने एक आइडिया निकाला कि अगर हम बच्चों को कुछ करने को, फॉर एग्जांपल होमवर्क करने को बोलते हैं, कुछ टॉपिक लिख के लाने को बोलते हैं, तो कई बार नॉर्मल तरीके से वो नहीं लिखते, तो क्यों नहीं इनोवेटिव वे इजाद किया जाए, कुछ तकनीक इजाद की जाए जिससे बच्चों को इंटरेस्टेड बनाया जा सके कि वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। और इसी के तहत शिक्षक ने एक जेब में खजाना नामक नवाचार दिया। इसके तहत होता क्या है, आइए थोड़ी सी इसकी गतिविधि समझ लेते हैं कि आखिर इसको क्रियान्वित कैसे करते हैं, लागू कैसे करते हैं। टीचर ने कहा सर हम क्या करते हैं, हर विद्यालय में लगभग एक बड़ा सा कपड़ा अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। हम उस कपड़े को इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की मदद से उस कपड़े में विभिन्न विभिन्न या कई सारी जेब बनाई जाती हैं। ये जेब कपड़े की मदद से या फिर कागज के बच्चों ने जेब बनाई और उस पर स्टेपलर की मदद से जेब बना दी जाती है। अब अलग अलग जेब बच्चों द्वारा बना दी जाती हैं। हर बच्चे का नाम उस जेब में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे, जिस बच्चे ने जो जेब बनाई है शिक्षक की मदद से या स्वयं से, उसका नाम जेब में लिख दिया जाता है। मतलब हर बच्चे की अपनी एक जेब उस कपड़े में होती है। फिर उस कपड़े को एक दीवार पर ऐसी पहुंच पे जो बच्चों के हाथ में पहुंच के अंदर हो, ऐसी जगह पे टांग दिया जाता है और बच्चों को भिन्न टॉपिक दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो वो टॉपिक बच्चों को दे दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पे कुछ लिख के लाना है। ऐसे हो सकता है, पोम हो सकती है, जोक हो सकता है, कविताएं हो सकती हैं। वो शिक्षक पे डिपेंड करता है कि शिक्षक क्या चाहते हैं कि बच्चे लिख करके आए। उदाहरण के तौर पे जैसे 15 अगस्त अभी गुजरा, टीचर 15 अगस्त पे दे सकते हैं कि सारे बच्चों को 15 अगस्त पे लिख करके लाना है। अब सारे बच्चे 15 अगस्त पे ऐसे लिख करके लाएं। या फिर 1857 की क्रांति पे उदाहरण के तौर पे आपने दे दिया कि सारे बच्चों को 1857 की क्रांति पे लिख करके लाना है और उस पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसका जो दूसरा स्टेप होता है, पहला स्टेप तो ये है कि बच्चों ने पॉकेट बनाई, उसके बाद उन्होंने अपने अपने टॉपिक लिखे। टॉपिक लिखने के बाद बच्चे उस जेब में जो भी टॉपिक उन्होंने लिखा है एक निश्चित टाइम दिया जाता है और बच्चे उसको उस पॉकेट में, अपने नाम वाली पॉकेट में उस कपड़े में डाल देते हैं। एक स्पेसिफिक दिन का चुनाव होता है। ये अंत शनिवार, अंत दिन मतलब आखिरी दिन सप्ताह का हो सकता है, शनिवार के तौर पे विद्यालय का लास्ट क्लोजिंग डे होता है। तो शनिवार के दिन शिक्षक एक एक करके पॉकेट से जो कि कपड़ों में है, उन पॉकेट से बच्चों के लिखे हुए जो ट्रेजर्स हैं, जो खजाने, उनको निकालते हैं। हर एक बच्चे को कम से कम एक खजाना तो जमा करना ही होता है। इसके अतिरिक्त अगर बच्चे और ज्यादा कुछ लिखना चाहते हैं और खजाने जमा करना चाहते हैं, खजानों से मेरे यहाँ पे मतलब है बच्चों की लिखी गई, बच्चों द्वारा लिखी गई जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो ऐसे पोम्स, जोक्स जो भी होता है। अब इसके अलावा अब बच्चों ने जब सारी डिटेल्स लिखी तो शिक्षक उन्हें निकाल करके अपने टेबल पे सजा लेते हैं, रख लेते हैं। एक एक कर बच्चों द्वारा दिए गए सारे टॉपिक्स को टीचर पढ़ता है। अब जब शिक्षक पढ़ते हैं
तो शिक्षक स्वयं समझ जाते हैं कि किस बच्चे ने कितना बेहतर लिखा है। इसमें कई सारी चीजें, जैसे मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ तो इसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम लिख सकते हैं, कौन कौन से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, सारी चीजें उस पर लिखी जा सकती हैं। अब जब बच्चों ने ये सारी बातें लिखी, शिक्षक एक एक करके बच्चों के टॉपिक्स उठाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो क्लास के बच्चे हैं उनकी भी राय ली जाती है कि किसका टॉपिक आपको अच्छा लगा, आपको बेहतर लगा, और फिर एक साथ मिल करके शिक्षक उन 3 बच्चों का चुनाव करते हैं जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से लिखा होगा, और ऐसे 3 बच्चों को जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से टॉपिक लिखे उन्हें सम्मानित किया जाता है तालियों के द्वारा, शिक्षक और बच्चों के द्वारा। तो जब सारे बच्चों के सामने और अपने सहपाठियों के सामने और शिक्षकों के सामने बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो सारे बच्चों में एक भाव आता है, इस बार तो मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, अगले बार मैं बहुत अच्छी खोज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, और निश्चित तौर पे अगले महीने तो मेरा नाम आएगा और सर मेरे या मैम मेरे नाम से ताली बजवाएंगे। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया। इसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए जब कई बार हमारे मन में एक डाउट होता है, शिक्षक कई बार कहते हैं कि सर बच्चे होमवर्क करके नहीं लाता है, अब आपको इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे स्वयं जब वो देखते हैं कि सारे बच्चों के पॉकेट भरे हुए हैं, उनका जो पॉकेट है उनके नाम वाला वो खाली है, तो बच्चे प्रयास करते हैं कि उनका पॉकेट खाली ना रहे, और खाली तभी नहीं रहेगा जब वो कुछ लिख करके लाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ होमवर्क करके लाएंगे। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया, जेब में खजाना। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है आसपास की खोज, या इंग्लिश में एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। क्या है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड या आसपास की खोज? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि इनोवेशन और खोज जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान या व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, कुछ नया खोजता है, कुछ नया पाने की तलाश करता रहता है, और इसका जो प्रथम सोपान है वो है जिज्ञासा। जितनी भी खोजें दुनिया में हुई, अधिकतर जिज्ञासा के दम पे ही हुई। अगर ये जिज्ञासा का भाव बच्चों के अंदर बचपन से ही डाल दिया जाए तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा अच्छे लर्नर होंगे, ज्यादा उनका ऑब्जर्वेशन स्किल होगा, ज्यादा उनमें सोचने समझने की क्षमता होगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िया होगी, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़िया होगी, ऑब्जर्वेशन पावर उनका बढ़िया होगा। और इसी के साथ टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा आसपास की खोज, जिससे आसपास की जो भी हमारी वस्तुएं हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारा वातावरण है, उसको महसूस करने की कोशिश करें, उसको हम समझने की कोशिश करें। जब हम गहराइयों में घुस करके चीजों को या टॉपिक को समझते हैं, आसपास के माहौल को समझते हैं, हम निश्चित तौर पर ज्यादा हमारा रुझान बढ़ता है, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं। अब हम हमारा जो नजरिया रहता है वो भी धीरे धीरे बदलने लगता है। इसी के तहत इस इनोवेटिव आइडिया को प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी तीनों ही क्लासेस के लिए किया जा सकता है। बस लेवल थोड़ा सा, क्योंकि तीनों में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, तो तीनों का जो लेवल होगा वो डिफरेंट रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो आसपास की खोज में जो खोज होगी या बच्चों को जो ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है, वो क्लासरूम के अंदर ही मौजूदा चीजों पे करना है। शिक्षक इसके लिए क्या करते हैं? शिक्षक ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा व्हाट इज इन द बैग, मतलब बैग में क्या है। अब बैग में क्या है नवाचार किस तरीके से काम करता है, आइए थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इन द बैग के अंतर्गत शिक्षक एक बैग लेते हैं, उसमें क्लासरूम में ही जो मौजूद वस्तुएं होती हैं उनको उस बैग में डाल लिया जाता है, जैसे चौक, पेंसिल, रबर, पेन इत्यादि। अब ऐसी कई सारी चीजें आसपास जो ये क्लासरूम में जो मौजूद होती हैं, शिक्षक उन्हें बैग में डाल लेते हैं, एक एक करके बच्चों के पास जाते हैं। अब बच्चों को उसमें से
चीजें निकालनी पड़ती है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई टॉय हो सकता है, डस्टर रख लिया टीचर ने, पेन रख लिया, पेंसिल रख लिया, रबर रख लिया, हेयर बैंड रख लिया, क्लचर रख लिया बच्चों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें टीचर उस पर रख सकते हैं। और एक एक करके बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि व्हाट इज इन द बैग, व्हाट इज इन द बैग, या जेब में क्या है। बच्चे अपने हाथ डालते हैं और उसमें से कोई भी चीज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने हाथ डाला और निकला पेन। तो अब टीचर बोलते हैं कि आपके हाथ में पेन निकला, पेन की स्पेलिंग क्या होगी जल्दी से बताओ। अब बच्चा पेन की स्पेलिंग बताता है, या तो बोल के या लिख के। शिक्षक डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे बताना है। बच्चा हिंदी में या इंग्लिश में किस भाषा में लिखता है, वो शिक्षक पर निर्भर करता है। अब बच्चे ने बोला पेन, सही स्पेलिंग लिखी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज टीचर उसको सही करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वाले बच्चे के पास गए और बच्चे ने निकाला चॉक। टीचर ने कहा क्या है ये, बच्चे ने बोला चॉक। टीचर ने कहा कहाँ काम आती है, तो बच्चे बताते हैं कि इसका यूज क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है इत्यादि। तो बच्चों को आसपास की जो मौजूदा चीजें हैं इस सरल एक्टिविटी के द्वारा, और बच्चों में कौतूहल रहता है कि आखिर मेरे हाथ में क्या आएगा, कौन सी चीज आएगी, इस बैग में क्या क्या वस्तु है। टीचर दिखाते नहीं है, बच्चों को अपना हाथ डालना और उसमें से निकालना है। इसके अतिरिक्त बच्चों को स्पेलिंग और चीजों का इस्तेमाल या उपयोग भी समझ में आता है। बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये तो हुआ प्राइमरी लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो इसको टीचर ने कैसे किया। प्राइमरी लेवल में सिर्फ क्लास तक ही सीमित होता है। जो मिडिल लेवल है या अपर प्राइमरी है, उस पे जो टीचर ने इसके अंदर अंतर्गत नवाचार दिया, उसका नाम उन्होंने रखा वॉक इन द वुड्स, या फिर आसपास की सैर। अब आसपास की सैर या जंगल की सैर के नवाचार के अंतर्गत बच्चों को जो भी शिक्षक टॉपिक पढ़ाते हैं उसके आसपास की सराउंडिंग में ले जाकर, वातावरण में ले जाकर उन्हें एक्सपीरियंस कराते हैं कि अब महसूस कीजिए आपने क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने पेड़ों के बारे में पढ़ा। अब जब बच्चों ने पेड़ों के बारे में पढ़ा तो शिक्षक बच्चों को बाहर ले जाते हैं कक्षा के और उन्हें बोलते हैं कि आप पेड़ों के बारे में देखिए, महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या अंतर या समानता आपको दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्तों में क्या भिन्नता है, पेड़ के प्रकार कौन से या अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ अगर हम कहते हैं कि लिविंग है, जीवित है, तो किस प्रकार से कहते हैं, क्या अंतर होता है जीवित और अजीवित में। इसके अतिरिक्त पेड़ों की का महत्व क्या है, क्या क्या वस्तुएं हमें पेड़ से प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं इत्यादि। तो बच्चा जब आसपास के वातावरण में जाता है, पेड़ों को देखता है, उन्हें महसूस करता है, ऑब्जर्व करता है विभिन्न चीजों को, तो बच्चों को इसके लिए रटना नहीं पड़ता कि पेड़ के क्या महत्व है। अब वो स्वयं देख रहा है कि पेड़ हवा दे रहा है, छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, पक्षियों को छाया दे रहा है, इससे इसके छाल का ये उपयोग है, इसकी लकड़ियों का ये उपयोग है इत्यादि। तो मुझे स्वयं ऑब्जर्व करके चीजें, ये टॉपिक सीखता है। इसी तरीके से इसको हम अगर आगे लेके जाएं, हम अपर प्राइमरी के बाद अगर हम सीनियर लेवल की बात करें तो सीनियर लेवल में टीचर ने इसका नाम दिया संसार की खोज। अब देखिए किस तरीके से बड़ा होता जा रहा है और इसी तरीके से हमारा सिलेबस भी तो बढ़ता है। पहले टीचर ने क्लासरूम तक ही सीमित बच्चों को रखा, व्हाट इज इन द बैग के अंतर्गत कि बैग में क्या है। फिर उसे आसपास की सराउंडिंग या वातावरण तक रखा कि आसपास की खोज। अब तीसरा उन्होंने नाम रख दिया संसार की खोज। हम सब जानते हैं कि जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल होता है उसमें जो टॉपिक होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ होती है उनकी पढ़ाई। और इसी के तहत टीचर ने जो नवाचार दिया उसका नाम रखा उन्होंने संसार की खोज। बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस तरीके से काम करते हैं। अब बच्चों को बोला जाता है कि आप आसपास जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं उनको आप लिख करके लाएं, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि इनमें क्या इनकी खूबी है, किस तरीके से काम करता है, आखिर इनके पीछे की प्रोसेसिंग क्या होगी, कैसी होगी, इनकी वर्किंग क्या होगी, किस तरीके से काम करते होंगे इत्यादि। फिर बच्चे स्वयं लिख कर लाते हैं और टीचर भी उन्हें एक्सपीरियंस कराते हुए सारी चीजें बताते हैं या दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एसी
एसी कैसे काम करता है, ये एसी का मेन काम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एसी ठंडक करता है, कूलिंग करता है। अब मुझे बताएंगे एसी में क्या होता है, या प्रोसेसिंग क्या है, वर्किंग क्या है? अगर आपसे कक्षा 5 का या 4 का कोई बच्चा बोले कि एसी किस तरीके से काम करता है, ठंडा कैसे करता है, तो हम कैसे समझाएंगे उसको? आप बोल सकते हैं कि सर मैं बोलूंगा कंप्रेसर, कि एसी में कंप्रेसर होता है जो ये काम करता है, पर सर क्या चौथी पांचवी के बच्चे को कंप्रेसर समझ में आता है? या मैं हमारी ही बात करूं तो ऐसा नहीं हुआ था कि जब हमारे में डायनमो थे, इंडक्शन मोटर थी, या कंप्रेसर आदि हमने पढ़ा था 8th में या 9th में, अलग अलग बोर्ड के मुताबिक हो सकता है, मेरा 8th में था। तो हमने जब ये सारी चीजें पढ़ी थी तो हमने खूब रटा था, और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो हम रटते थे खूब, हमने खूब पढ़ा था इसको, फिर एग्जाम में जो रटा हुआ था हम उतार के आ गए थे। और इसीलिए शायद कोई कंप्रेसर की वर्किंग को ऐसे पूछेगा तो पता भी नहीं चलेगा, हमें याद नहीं होगा। जबकि सबसे अच्छा उदाहरण दूं कि कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है, क्यों एसी ठंडा करता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, तो बहुत छोटे उदाहरण से हम एक छोटे से बच्चे को भी समझा सकता है। तो एक छोटे से बच्चे को भी हम बहुत छोटे उदाहरण से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरे साथ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस क्रिया को कर सकते हैं कि ऐसे किस तरीके से काम करता है। आपको बस अपना हाथ आगे रखना है और मुंह खोल करके इससे फूंकने की कोशिश कीजिए। कैसी हवा है, ठंडी या गर्म? अब सबका उत्तर होगा क्या होगा, गर्म। अब मैं कहूंगा कि आप अपने मुंह को कंप्रेस कर लीजिए और फिर हाथ में फूकिए। कंप्रेस करने का मतलब मेरा फूकने की कोशिश कीजिए, इसको कंप्रेस करके। अभी आपने पूरा मुंह खोला था, अब इसको बंद कीजिए। अब आप जब अपने हाथ में फूकेंगे तो कैसी हवा आएगी, हवा ठंडी। क्यों, क्या किया आपने? आपने यही तो किया, आपने हवा को कंप्रेस कर दिया। और जब आप कंप्रेस करके फूक रहे थे तो हवा ठंडी आई। यही तो काम होता है एसी का। कंप्रेसर इसी तरीके से तो काम करता है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से छोटा बच्चा भी समझेगा कि एसी ठंडा कैसे करता है। पहला, यकीन मानिए आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे अब कि एसी किस तरीके से ठंडा कर, यह कंप्रेसर का वर्किंग क्या है। तो इस तरीके से शिक्षक बड़े आसान तरीके से छोटे एग्जाम्पल्स के तहत बच्चों को डिफरेंट डिफिकल्ट टॉपिक्स भी पढ़ा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है बच्चों की अपनी दुकान या चिल्ड्रंस मार्केट। जो मार्केट या बाजार होता है हम सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, और बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिलती हैं। आपको नए नए विभिन्न प्रकार के कपड़े, खाने पीने की चीजें, सब्जियां, चूड़ियां, रंग बिरंगे सामान आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमें दुकानदार, ग्राहक, बहुत सारी बार्गेनिंग, जहाँ जिसको मोल भाव बोलते हैं, बहुत सारा मोल भाव, पैसे, कीमत, बहुत सारी बातें, बहुत सारा सब कुछ देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त जोड़, पैसों का आदान प्रदान, तो जोड़ना, घटाना, मोल भाव, रेट फिक्स करना, यहाँ पे आपके बोलने की कला या कौशल, जिससे आप सही तरीके से बार्गेनिंग कर पाते हैं इत्यादि। तो मार्केट अपने आप में ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि क्यों नहीं ये चिल्ड्रन मार्केट वाला, जो मार्केट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम चिल्ड्रन मार्केट के कॉन्सेप्ट पे ला दें। और इसे बच्चों की दुकान नाम से उन्होंने एक नवाचार दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चों की अपनी दुकान लगवाई। एक स्पेसिफिक डे डिसाइड किया जाता है और बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में खुद से ही विभिन्न विभिन्न ऑब्जेक्ट या डमी ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। और इसके साथ ही जो नकली नोट है, डमी नोट है, बच्चों द्वारा बनाई जाती है। अब बच्चों ने विभिन्न प्रकार के टॉय बना लिए, खिलौने बना लिए, कार्ड बना लिए। इसके अतिरिक्त डमी बहुत सारे ऑब्जेक्ट, आलू, बैगन जैसी सब्जियां इत्यादि बना ली। कपड़े पेपर से कट करके उन्होंने बना लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चे, आकृतियां बच्चे बना सकते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे दुकानदार बन जाते हैं और कुछ बच्चे ग्राहक बन जाते हैं, और बच्चों के अलग अलग स्टॉल लगा दिए जाते हैं।
ग्राहक आता है, जो ग्राहक बने हुए बच्चे हैं वो आता है, और जो यहाँ पे वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में पूछते हैं। और यहाँ जो दुकानदार बना बच्चा है या बच्ची है, वो उसके बारे में जानकारी देता है। सौदा तय करते हैं, जोड़ना, घटाना, पैसे का आदान प्रदान, जैसी बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पे बच्चे आपस में करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये होता है कि पहला, आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। बच्चे नए नए तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाना सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखते हैं। तो पहला तो बच्चों की क्रिएटिविटी का विकास होता है। दूसरा, बच्चे जोड़ घटाओ इत्यादि सीखते हैं, प्लस माइनस सीखते हैं। तीसरा, बच्चे बात करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन उनकी बेहतर होती है। चौथा, बच्चों के लिए बेहतर एटमॉस्फेयर का सृजन होता है, बेहतर वातावरण का सृजन होता है। पांचवा, बच्चे आपस में ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और छठवां, बच्चे ये सीखते हैं कि हमें किस तरीके से माहौल में किस तरीके से बात करनी है, कौन सी चीज महंगी है, सस्ती है, या किस तरीके से हमें, अगर कोई ज्यादा ले रहा है रेट तो उसको बराबर रेट पे हमें बात करनी है। तो बहुत सारी चीजें बच्चे इस एक्टिविटी के माध्यम से सीख गए, जो कि शिक्षक चाहें तो महीने के जो दूसरा शनिवार है उस पे लगा सकते हैं, या अपने अनुसार कोई दिन डिसाइड किया जा सकता है और उस दिन चिल्ड्रन मार्केट या बच्चों की दुकान सजाई जा सकती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है सहपाठी अध्ययन और संवाद। अब सहपाठी अध्ययन और संवाद, ये इनोवेटिव आइडिया क्यों आया, आइए थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप जब हम सब जब स्कूल या कॉलेज में थे, तो कई बार ऐसा आप सबके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर मैं अकेला नहीं हूं जिसके साथ ये चीज हुई, कि कई बार हम कोई टॉपिक टीचर पढ़ाते हैं, हमें कई बार समझ में नहीं आता, या कई बार हम स्वयं से पढ़ने की, कॉलेज टाइम में ऐसा होता था कि टीचर ने कुछ पढ़ाया, कुछ उन्होंने खुद से पढ़ने के लिए कुछ बोल दिया, हम महीने भर उसके लिए लगे रहते हैं, पर वो टॉपिक कई बार समझ में नहीं आता। हमारा एग्जाम के टाइम में मित्र आता है रूम पे, हमने उससे पूछा यार ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे, उसने तुरंत हमें कुछ भी एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, और वो टॉपिक हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। हम परीक्षा हॉल में जाते हैं एग्जाम में, और अगर वो प्रश्न आता है तो बड़ी आसानी से उसका उत्तर भी हम लिखाते हैं और मार्क स्कोर हो जाता है। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सहपाठी है, उसके समझाने का तरीका उस लेवल का होता है जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारी बराबरी का है। तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, कुछ वियर्ड एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे समझाते हैं या क्लासमेट समझाता है, और हमें बहुत आसानी से टॉपिक समझ में आ जाता है। दूसरा, हम कई बार शिक्षक से संकोच के कारण से नहीं पूछ पाते कि टीचर क्या बोलेंगे, कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई, या जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, इत्यादि। तो बच्चे कई बार डर या संकोच के कारण शिक्षक से नहीं पूछ पाते, जबकि वो अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट से वो बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। इसके साथ यही या इन्हीं सोच के साथ टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया, सहपाठी शिक्षण एवं संवाद, जिसमें टीचर बच्चों के टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद उनके मार्किंग के अनुसार पर बच्चों का एक मिक्स ग्रुप बना दिया जाता है। मिक्स ग्रुप मतलब जहां पे जल्दी सीखने वाले बच्चे भी हों, स्लो लर्नर भी हों, और ऐसे बच्चे जो इतना पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहते, इंटरेस्ट नहीं लेते, ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जाता है। और बच्चों को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं कि इन टॉपिक पे आपको स्टडी करनी है और अपने पॉइंटर्स बना करके लाना है। अब जब स्टूडेंट्स टॉपिक बनाते हैं, या फिर टीचर बच्चों को टॉपिक जो पढ़ाते हैं उनको बोल देते हैं कि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है, आपको इस टॉपिक पे अपने पॉइंटर्स बनाने हैं, अपने पॉइंट्स बनाने हैं, और एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे को समझाना है। अब टीचर ने अलग अलग टॉपिक दे दिए, फॉर एग्जाम्पल पहले ग्रुप को सौर ऊर्जा दे दी, दूसरे ग्रुप को वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पे दे सकते हैं, तीसरे पेड़ों का महत्व पे दे सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे दिया जाता है। अब जिम्मेदारी होती है, जब सारे बच्चों का कोऑर्डिनेशन बराबर हो जाता है, एक लेवल पे आ जाते हैं, तो उन्हें टॉपिक दे दिया गया। टॉपिक देने के बाद अब बच्चों को उन टॉपिक को तैयार करने की बात होती है। अब बच्चे अपने अपने टॉपिक तैयार करते हैं, जो टॉपिक उन्हें शिक्षकों द्वारा दिए गए हैं।
एक निश्चित दिन डिसाइड होता है कि इस दिन तक आपको अपने टॉपिक सबमिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल शनिवार को अगर इस पे हम डिबेट कराने वाले हैं या इनको उसको सुनने वाले हैं, तो शुक्रवार का दिन निर्धारित कर दिया कि शुक्रवार तक सारे के सारे बच्चों के टॉपिक्स आ जाने चाहिए जो मैंने आपको बनाने के लिए बोले थे। अब शनिवार के दिन इन बच्चों के बीच या तो को करिकुलर से या सह शैक्षिक गतिविधि कराई जा सकती है शिक्षक द्वारा, और ये डिबेट आदि के माध्यम से या तो कराई जा सकती है या फिर बच्चे लिख करके अपना पर्चा जमा कर सकते हैं। अब बच्चों को फॉर एग्जाम्पल डिबेट कराया गया। अब जब आप डिबेट कराते हैं तो बच्चों की बोलने की क्षमता भी बढ़ती है। स्टेज फियर जो उनके अंदर होता है, स्टेज को लेकर के जो डर समाहित होता है, वो डर भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस नवाचार को इस तरीके से कराने का, वो ये है कि इससे बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। जब बच्चे सारे बच्चे एक साथ काम कर रहे होते हैं तो इससे जो बच्चों का स्तर है, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर है, ये और ऐसे बच्चे जो एक्टिव लर्नर है, सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आगे काम कर रहे होते हैं। बच्चों के अंदर टीम वर्क की भावना जागृत होती है, एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है, और बच्चे स्वयं मिल करके बहुत सारे टॉपिक्स सर्च करके ढूंढ करके एक दूसरे से पूछ करके सीखते हैं, और सारे क्लास का लेवल धीरे धीरे एक समान होने लग जाता है। उम्मीद करता हूँ ये नवाचार आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है बाल पत्रिका या इंग्लिश में चिल्ड्रंस मैगजीन। वो जमाना गया जब बच्चे के पास सीखने के लिए या तो किताब या तो शिक्षक का ही ऑप्शन होता था। अब बच्चे किताब और शिक्षक के अलावा भी बहुत सारे माध्यम से सीखते हैं या जानकारी हासिल करते हैं। उदाहरण के तौर पे टीवी में बहुत सारे न्यूज प्रोग्राम या चैनल्स, एजुकेशन चैनल्स आते हैं। इसके अतिरिक्त विकिपीडिया बहुत बड़ा साधन है जिससे बच्चे सीखते हैं। यूट्यूब हो गया, कई सारे रेफरेंस बुक्स आते हैं जिनसे बच्चे सीख सकते हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं जिससे बच्चे आजकल जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम हो सकता है बाल पत्रिका, जिससे बच्चे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, बच्चे स्वयं भी सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से। तो जब बच्चे कहीं पहले ही सीख रहे हैं तो क्यों ना उन्होंने जो सीखा, जो ग्रहण किया, जो सर्च किया, जो रिसर्च किया, उसको एक बाल पत्रिका बना करके उसमें छापा जाए, जिससे दूसरे बच्चे जिनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी वो बाल पत्रिका के माध्यम से सीख सकें। और इसी सोच के साथ हमारे टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा बाल पत्रिका। इसमें होता क्या है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं और या डिफरेंट थीम दे दी जाती है शिक्षक द्वारा। फॉर एग्जाम्पल शिक्षक ने कोई थीम बनाई और थीम बनाने के बाद बच्चों को बोल दिया जाता है कि बच्चों देखो, हम एक प्लान कर रहे हैं जिसमें हम एक क्लास की या स्कूल की अपनी मैगजीन छापने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं और बच्चों से डिस्कशन होकर के इसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई क्रिएटिव यूनिवर्स या आवर वर्ल्ड, हिंदी में हमारी दुनिया। ऐसे ही कुछ नाम शिक्षक द्वारा या बच्चों के साथ मिलकर के एक नाम दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने रखा इसका नाम हमारी दुनिया। इसके अलावा बच्चे मैगजीन या चार्ट पेपर इसके लिए निर्धारित कर सकते हैं कि हम इसकी मैगजीन बनाएंगे या फिर चार्ट पेपर में हम लिखेंगे। अब टीचर बच्चों को बताते हैं कि वो विभिन्न ऑप्शंस हैं, कई सारे रिसोर्स हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा एफर्ट अपना देना पड़ेगा। इसके बाद टीचर ने फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक बताया या क्लास में एक टॉपिक था सन का, सूरज का। हम सब जानते हैं सूरज एक तारा है। टीचर ने बच्चों को समझाया कि सूर्य क्या है, किस तरीके से प्रकृति के किस तरीके से सौरमंडल के जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाता है। अब बच्चों को ये टॉपिक दे दिया कि सन के बारे में आपको सारी खोज करके लानी। अब जब बच्चों का एक टॉपिक है तो बच्चे अपना टॉपिक खोजते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं, सूर्य तारा है तो क्यों है, सूर्य उजाला किस तरीके से देता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो किस तरीके से होता है, इत्यादि। और ये सारी जानकारी
बच्चे लिख करके लाते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां एकत्रित करें और वो लिख करके लाएं। और सप्ताह के आखिरी दिन जो विद्यार्थियों ने सीखा, जो उन्होंने अपनी जानकारी एकत्रित की, उससे वो दूसरे बच्चों के बीच साझा करते हैं। एक एक कर बच्चों को बुलाया जाता है और वो अपनी जानकारी साथी बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं। जिस सारे बच्चों को कई सारी जानकारी जो उनको नहीं प्राप्त होती है ढूंढने पे, वो दूसरे बच्चों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। सारे बच्चों का शिक्षा का स्तर इससे बेहतर होता है। बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है और हम सब जानते हैं कि जिज्ञासा पहला कदम है कुछ बेहतर सीखने का, कुछ बेहतर करने का। अगर बच्चा या बालक या विद्यार्थी जिज्ञासु है तो निश्चित तौर पर उसकी शिक्षा बढ़िया होगी, उसकी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग और लगातार बढ़ती जाएगी या बेहतर होती जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल क्या है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2020 तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि आपदाओं से भरा हुआ साल रहा। कोरोना वायरस या कोविड-19, हम सब जानते हैं कि इस महामारी ने पूरी दुनिया में ही तबाही मचा दी। इसके अतिरिक्त भारत की बात करूं तो चाहे वो असम की बाढ़ की बात करें, असम में जो जंगलों में आग लगी उसकी बात करें, या जो भूकंप आए, दिल्ली में लगातार भूकंप आ रहे हैं उनकी बात कर ले, या भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं उसकी बात कर लें, या जो 2 समुद्री तूफान आए देश में उसकी बात कर लें, बिहार में बाढ़ चल रही है, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई, एटसेट्रा। तो ऐसी कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आई देश में जो 2020 में हम सबको देखने को मिली। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दे देना नहीं है कि उसे पढ़ ले और अच्छे मार्क हासिल कर ले। शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को जीवन कौशल सिखाया जाए जिससे वो बेहतर जीवन जी सकें। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों को आपदा प्रबंधन के भी बारे में भी बताया जाए कि किस तरीके से अगर परिस्थिति विपरीत होती है, चुनौतियां आती हैं, तो आपको सामना करना है। अगर बच्चों को बचपन से ही ये जानकारी दी जाएगी, या बच्चों को स्कूल में ये जानकारी दी जाए, तो यकीन मानिए ऐसी बहुत सारी जानें जो बचाई जा सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे ऐसी आपदाएं आती हैं, जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि इन आपदाओं का हमें किस तरीके से सामना करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आग लग जाए बिल्डिंग में तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, बहुत छोटी सी बात, लेकिन लोग भागने के चक्कर में कि मैं सबसे पहले नीचे उतरूं, कई बार लिफ्ट का ही इस्तेमाल करता है, जो कि सरल या दौड़ते हुए नहीं जाएं, कई बार भगदड़ की वजह से बहुत सारी जानें चली जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है, और अगर विद्यार्थियों को ये बात स्कूल टाइम से ही सिखाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा सशक्त होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ऐसी चुनौतियों का सामना करने में। अब आपदा प्रबंधन के लिए अगर हम जैसे मॉक ड्रिल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल भूकंप के बारे में बच्चों को बताना है, तो टीचर बच्चों की कमिटी बनाते, बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और सारे बच्चों को एक मॉक ड्रिल कराई जाती है। उन्हें विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भूकंप के लिए अक्सर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो होती है ड्रॉप, कवर और होल्ड। कि अगर आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अब कई बार जैसे ये कहा जाता है कि आपको ड्रॉप की मैंने बात की, कवर और होल्ड की बात की, तो आपको डेस्क के नीचे या कहीं पे भी टेबल है उसके नीचे आप बैठ जाइए, जिससे अगर दीवार गिरती है, छत गिरती है, तो वो डायरेक्ट आपके ऊपर ना लगे, आपके ऊपर अटैक ना करे, आप पर सीधे तौर पे ना गिरे। तो पर कई सारे विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पे ये दीवार होती ही नहीं है, सॉरी, कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर डेस्क बेंचेस नहीं होती हैं, बच्चे जमीन पर ही बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो किस तरीके से बचे? अगर आप स्टेडियम में हैं तो किस तरीके से बचे? ये सारी जानकारी बच्चों को दी जाती है।
बच्चों को बताया जाता है कि आप अगर ऐसी स्थिति में है जहाँ पे डेस्क बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, तो आपके पास बैग है अगर, तो आप अपने बैग को अपने सिर पे ढकें और लेट जाए। जितना नीचे लेट सकते हैं आप लेट जाएं, जितना नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्रॉल करें, और अपने सिर को, जिसमें ने कहा ड्रॉप, कवर और होल्ड, सिर को ढक करके रहे, लेट जाएं, सिर को ढक करके रहे, और अपनी नेक को जितना टाइट होल्ड कर सकते हैं आप उसको टाइट होल्ड करके रहे। टाइट होल्ड करने का मतलब ये पोर्शन से बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं। तो बच्चों को इसके बारे में सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो सीढ़ियों से उतरते हुए भागे नहीं, दौड़े नहीं, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो भगदड़ मचेगी, उससे बहुत सारा नुकसान होगा और आपका टाइम बचने की जगह टाइम जाया होगा। इसके अतिरिक्त अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको भी किस तरीके से सहायता करनी है इवैक्यूएट करने में, उनको बाहर निकालने में, ये सारी तकनीक भी बच्चों को सिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो मॉनिटर हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, उन्हें भी बताया जाता है कि किस तरीके से आपको इवैक्यूएशन प्लान बनाना है। बच्चे जब ड्रिल करते हैं तो पहले ही एक इवैक्यूएशन प्लान होता है, बनाया जाता है कि किस तरीके से हमें बाहर निकलना है, किन किन रास्तों का इस्तेमाल करना है, हमेशा खुली जगह के नीचे खड़े होना है, ऐसी किसी जगह पे नहीं खड़े होना है जहाँ पे बिल्डिंग हो या वो गिरे तो आपको हानि पहुंचा सके। तो जो प्लेग्राउंड है वहां पे जाकर के आपको एक में एकत्रित होना है। किसी बच्चे को दौड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे वस्तुओं को भी ध्यान देना है जो गिर सकती है, और अगर वो गिर सकती है तो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी जानकारी बच्चों को दी जाती है, जिससे बच्चे के अंदर आपदा प्रबंधन की भी विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। और यही तो शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे को हर क्षेत्र में बेहतर बनाना। तो ये थे 6 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपके साथ आज डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडियाज अच्छे लगे होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आपके इन नवाचारों से संबंधित या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे हार्दिक खुशी होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इस नवाचार मंच के माध्यम से आपका जो अनुभव है वो देश भर के शिक्षकों तक पहुंचे, तो आप हमारे साथ, अगर आप जूम पे जुड़े हुए हैं तो सीधे तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं या बोलकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नवाचार आपको बहुत पसंद आए होंगे। कल हम एक नए केस स्टडी के साथ आपसे फिर 11 बजे मुलाकात कर रहे होंगे। आप अगर इंग्लिश में ये सेशन हमारा देखना चाहते हैं तो 2 बजे सेम सेशन का इंग्लिश टेलीकास्ट भी आपके सामने इसी जूम प्लेटफॉर्म पे या फिर फेसबुक लाइव पे साथ ही साथ किया जाएगा। मुझे सुनने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।